नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज दशहरा है और एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को विजयादशमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। पूरे देश में आज बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है, लेकिन रावण दहन की खुशियों के बीच देश के लोगों के मन में कुछ सवाल भी खड़े हैं। तो देश की बढ़ती शक्ति पर कुछ लोग गर्व भी महसूस कर रहे हैं। आज इंडिया यही जानना चाहता है कि महंगाई का 10 सर वाला रावण कब जलेगा। दशहरे पर देश की शक्ति पूजा वाली खबर पर भी इंडिया की नजर लगातार बनी है। तो सिंघू बॉर्डर पर अनुसूचित जाति के युवक की बेरहमी से हत्या की वजह भी इंडिया के दर्शक जानना चाहते हैं। विजयादशमी खुशियों का त्योहार है, लेकिन देश में आज दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसने दशहरे की खुशियों को फीका कर दिया है। पहली खबर सुबह सुबह दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर से आई, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शाम को हत्या के आरोपी निहंग सिख सरबजीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। दूसरी घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर में शाम को घटी, जहां दुर्गा विसर्जन के लिए जा रही भीड़ पर तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी चढ़ गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हुई है और 15 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। दोनों तस्वीरें भयानक तौर पर दिल को दहला देने वाली, परेशान कर देने वाली, और इन दो तस्वीरों ने दशहरे के इस पूरे उत्सव में आज कहीं ना कहीं खलल जरूर पैदा कर दिया है। ये जो इन दो तस्वीरों की जो वजह है, वो जो लोग हैं जिनकी वजह से तस्वीरें आज सुर्खियों में हैं, उन दो लोगों को कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसी सोच जो है, जो हिंसा को बढ़ावा देती है, जो लापरवाही को बढ़ावा देती है, उस रावण के भी जलने का वक्त आ गया है। 3 अक्टूबर को ऐसी ही तस्वीरें, जैसे कि आपने जशपुर की देखी, यूपी के लखीमपुर खीरी से भी आई थी, जहां तेज रफ्तार थार जीप किसानों पर चढ़ी थी। लेकिन वहां किसानों का आरोप यह था कि यह साजिश के तहत हुआ और उस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि जशपुर की यह घटना कैसे हुई, इसकी जांच चल रही है। जशपुर में छत्तीसगढ़ में आता है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल को इस मामले में घेर लेने का। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस पूरी घटना ने, जो आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। देखिए एबीपी न्यूज की ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर वीडियो ना होता तो इस हैवानियत का यकीन करना मुश्किल होता। सड़क पर शांतिपूर्ण धार्मिक रैली चल रही थी। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लोग जमा थे। अचानक एक गाड़ी लोगों को रौंदते हुए निकल गई। किसी की कुछ समझ में आए उससे पहले ही कई लोग सड़क पर लुढ़क गए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर की हैं। उस वक्त एक नहीं कई कैमरे चालू थे और हर कैमरे में ये हैवानियत रिकॉर्ड हो गई। लोग तुरंत ही गाड़ी के पीछे भागे। कुछ ही दूर गाड़ी को पकड़ भी लिया गया। गाड़ी सड़क के किनारे खेत में फंस गई थी। आरोप है कि गाड़ी में गांजा के पैकेट रखे थे। गुस्साए लोगों ने गाड़ी सवारों की जमकर धुनाई की और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। 2 कार सवारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलती तत्काल पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हो गया था और घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। पूरी घटना के ऊपर से धारा 302 और 304 का अपराध दर्ज किया जाएगा। अपराधी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले यूपी के लखीमपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां गाड़ी लोगों को कुचलते हुए नजर आई थी। तब लोगों ने कार चालक की पीट कर हत्या कर दी। तब केस उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ऐसे में मामले को राजनीतिक तो होना ही था।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, छत्तीसगढ़ प्रशासन और मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। आखिर कैसे जसपुर में इतने बड़े हादसे को होने दिया गया? कैसे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोई पुलिस बैरिकेडिंग नहीं थी? कैसे एक तेज रफ्तार कार को हिंदू श्रद्धालुओं के नजदीक आने दिया गया? घटना में शामिल जो 2 लोग थे उनके नाम बबलू साहू और शिशुपाल विश्वकर्मा हैं, जो कि सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश के निवासी हैं। और पुलिस के मुताबिक जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो अमित मालवीय झूठ फैलाना बंद करे, नफरत फैलाना बंद करे, सच का सामना करे। बीजेपी इस मामले में ठीक वैसा मुआवजा यानी 50 लाख मांग रही है जैसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर कांड में देकर आए थे। वहीं कांग्रेस अब कह रही है मामले में राजनीति हो रही है। सामाजिक तत्व किस हौसले के साथ भीड़ को कुचल सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश जा सकते हैं लखीमपुर, तो यहाँ भी जाकर उन लोगों की पीड़ा को, तकलीफ को जाके सुनना चाहिए। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि जब एक राज्य में घटना पर बवाल होता है तो एक पक्ष शोर करता है, लेकिन अपने राज्य में होने पर चुप्पी मार जाता है। सवाल यह है, मौका देकर होने वाली ये राजनीति की बुराई कब खत्म होगी? और दिल दहला देने वाली ये घटना जो कि जशपुर छत्तीसगढ़ में हुई, इसके बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि धार्मिक जुलूस के बीच में इतनी तेज रफ्तार से जीप लेकर लोग आए तो आए कैसे? पुलिस आखिर कर क्या रही थी? कोई बैरिकेडिंग थी कि नहीं थी? इस मामले में पुलिस के एक एएसआई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ इस कार्रवाई से शिकार हुए लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? इन बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदमों की तुरंत जरूरत है ताकि कोई अपनों को फिर ना खोए। इसीलिए इस मामले में मेरी राय बहुत साफ है कि ऐसे दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द सजा दी जाए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 इस नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल के साथ मुझे भेज सकते हैं। आपकी राय हम शो के आखिर में जरूर दिखाएंगे, जिससे पता लगेगा कि मेरी इस राय से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं। सवाल एक बार फिर आपके सामने रख देता हूं, अपनी राय जो है, दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जल्द सजा दी जाए। आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ते हिट एंड रन मामले में ये गवाही देते हैं कि ऐसे मामलों में न्याय वक्त पर और पूरा नहीं मिल पाता है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि किस तरीके से हिट एंड रन के मामले होते रहे हैं। 2018 में जो मामले सामने आए वहां से शुरुआत करेंगे। 88,765 मामले रिकॉर्ड किए गए। इन मामलों में 25,801 लोगों की मौत हुई थी। 2018 की बात करें तो देश में औसतन हर दिन ऐसी 243 घटनाएं हुई और रोज 71 लोगों की जान गई। 2019 एक साल आगे बढ़ते हैं, हिट एंड रन के मामले बढ़कर 89,923 हो गए और जिसमें मौत करीब 27,765 लोगों की हुई। 2019 में पीछे से टक्कर मारकर भागने की औसतन 246 घटनाएं हुई थी, जिसको हिट एंड रन कहते हैं, जिसमें रोज 76 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जशपुर की इस खबर से पहले त्योहार के दिन एक और दिल दहला देने वाली खबर भी आई थी, और यह खबर जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, दिल्ली के बॉर्डर सिंगू बॉर्डर से आई, जहां किसान पिछले 11 महीने से धरना देकर बैठे हैं। सिंगू बॉर्डर पर बेअदबी का आरोप लगाकर एक अनुसूचित जाति के युवक का पहले एक हाथ काटा गया, फिर एक पैर काटा गया और उसके बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना किसानों के मंच के बिल्कुल पास हुई थी, लेकिन किसान नेताओं ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं एक शख्स सरबजीत सिंह ने पुलिस के सामने देर शाम को आत्मसमर्पण कर दिया। सरबजीत ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सरबजीत निहंग सिख है। तस्वीरें ऐसी कि हम दिखा भी नहीं सकते। ऐसी तालिबानी सजा कि सुनकर कलेजा कांप जाए।
हाथ पैर काटकर धरना स्थल के बाहर टांग दिया गया। मामला बढ़ने पर निहंग सरबजीत सिंह नाम के शख्स ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और लखबीर की हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया है। 35 साल का लखबीर पंजाब के तरन तारण जिले के चीमाफुर्द गांव का रहने वाला था। लखबीर अनुसूचित जाति का युवक था, मजदूरी करता था। कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे जिसका हाथ काटा गया है, जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कि जब तक पुलिस मौके पे पहुंची पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस व्यक्ति का नाम पता लगा है लखबीर सिंह, जो कि जिला तरन तारण का रहने वाला है। लगभग 35 की उसकी उम्र है और हमने इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 302/34 IPC में। जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सुबह 3:30 बजे हत्या हुई और उसे 5 बजे सूचना दी गई। मौके पर पहुंचने पर उन्हें बैरिकेड से लटका शव मिला। युवक की हत्या के बाद बीजेपी ने किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, बलात्कार, हत्या, वैश्यवृत्ति, हिंसा और अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर यह सब हुआ है। अब हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या। आखिर हो क्या रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर ये अराजकता करने वाले लोग कौन हैं, जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? मामला उछलने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। वहीं सवाल तो प्रदर्शन के आयोजकों पर उठ ही रहे हैं। सच बात तो ये है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर। लेकिन वहां पे डटे हुए हैं वो लोग। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कानून व्यवस्था के हिसाब से जो कुछ भी कार्रवाई करनी है वो की जाए। किसान जत्थेबंदियों को भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए और उनको भी अपने वहाँ के जो जहाँ पे उनके प्रोटेस्ट साइट्स हैं उनके ऊपर उनकी भी विजिलेंस होनी चाहिए। उनका भी जिम्मेवारी बन जाती है कि कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी ऐसा घटना तो उसके अंदर बहुत सारे लोग शरारत भी करने के रहते हैं। अभी इस घटना के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, कौन थे, क्या कारण रहा। युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप लगाया गया। मामले पर राजनीति तेज हो गई है। इस पूरे मामले की गंभीर, तुरंत, समयबद्ध जांच होनी चाहिए। हिंसा का स्थान कहीं भी इस देश में, संविधान पे चलता है यह देश, नियम कानूनों पर चलता है यह देश, हिंसा का स्थान नहीं है। जिस प्रकार के लोग वहाँ हैं उनको समाज के सामने आकर यह बात बताना पड़ेगा कि वो किसकी लाश है, कैसे लाश वहाँ आई, किसकी हत्या की गई। मंच उनका है, मंच के पास हुए हैं, 24 घंटे वे रहते हैं कि जवाब और कौन देगा। राकेश टिकैत अनैतिकता के प्रतीक बन गए हैं और राकेश टिकैत और उनके जैसे लोग इस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, समाज में स्थायित्व का, समाज में सद्भावना का, किसानों की प्रगति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कहा जा रहा है। आरोप लग रहा है युवक को पैसे देकर बेअदबी के लिए भेजा गया। वहीं परिवार कह रहा है युवक को बरगला कर लाया गया था। ये मेरा हुई अभी ये शायद सी वो जितने शायद दी ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। सवाल यही है कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत देश में आखिर किसे है? उस पर भी ऐसी तालिबानी हरकत जिसे देखकर सवाल उठता है, क्या यहाँ जंगल राज चल रहा है? किसानों के धरने की जगह पर एक युवक की बेरहमी से सरेआम हत्या हो जाती है। वो जगह जहां सैकड़ों किसान मौजूद हैं, लेकिन पीड़ित की चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। ये बात हैरान करने वाली है। किसान आंदोलन पर आरोप अब लग रहे हैं तो किसान इससे अपने खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। 11 महीने से ज्यादा हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन ये पहला विवाद नहीं है जो इस आंदोलन के साथ आकर चिपका है। आपको कुछ विवाद याद दिला दें। 26 जनवरी की घटना तो किसी को भूली नहीं होगी, जब किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर जमकर हिंसा का तांडव हुआ था। इसी दिन किसान लाल किले पर पहुंच गए थे और उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। अप्रैल में पश्चिम बंगाल से आई महिला से रेप के आरोप लगे थे। ये घटना टीकरी बॉर्डर पर हुई थी। ये महिला इस आंदोलन में हिस्सा लेने आई थी और बाद में इसकी मौत कोरोना की वजह से हो गई थी। जून में ही टीकरी बॉर्डर पर एक शख्स का जला हुआ शव मिला था। इसके परिवार वालों ने भी किसानों पर जला देने का आरोप लगाया था।
कोरोना काल में किसान आंदोलन जारी रखने पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ। किसान अड़े हुए थे कि हम कोरोना के खौफ से नहीं पीछे हटने वाले हैं। गांधी के आंदोलन की ताकत थी सत्य और अहिंसा। दुनिया में जहां भी आंदोलन इन दो मानकों के दायरे में रहते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं, लेकिन हिंसा अगर किसी आंदोलन का हिस्सा बन जाए तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। हथियार का अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो समाज के लिए घातक होते हैं, लेकिन अगर वही हथियार रक्षा और सत्य की लड़ाई के लिए उठे तो वो पूजे भी जाते हैं। इसी वजह से दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की जाती है। क्यों होती है शस्त्र पूजा और क्या है इसका इतिहास, देखिए वो रिपोर्ट जो शायद आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर ही देखने को मिलेगी। दशमी के दिन ही श्री राम ने रावण का वध किया और तभी से विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी के दिन होती है शस्त्र पूजा। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ परिसर में दशहरे के अवसर पर आयुध पूजा की। इस मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियों का ऐलान किया गया। ओएफबी की कुल 41 फैक्ट्री हैं, जिनमें 70,000 कर्मचारी काम करते हैं। अब ये एक बोर्ड की बजाय 7 अलग अलग कंपनियों में काम करेंगे। इन कंपनियों में गोला बारूद, राइफल, मशीन गन, तोप, आर्म्ड व्हीकल बनाए जाते हैं। सैनिकों की जरूरत का हर सामान इन कंपनियों में बनता है। आज के ही दिन पीएम मोदी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। मोदी विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करते नजर आए थे। शस्त्र पूजन का ये अर्थ ये भी है कि शस्त्र का कभी दुरुपयोग न। शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमारी रक्षा करें। शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आपत्तियों का हम संहार करें। शस्त्र की पवित्रता ये है कि गलती से भी कभी उसका दुरुपयोग न हो। माना जाता है कि दशहरे का दिन किसी भी कार्य के लिए शुभ है। इसकी शुरुआत भगवान श्री राम की जीत से मानी जाती है। रावण के पास असीमित साधन हुआ करते थे उस समय, इसीलिए श्री राम उसको मारने में सफल नहीं हो पा रहे थे। श्री राम ने ऐसे में शक्ति का सहारा लिया, माँ दुर्गा की उपासना करी। 9 दिन लगातार उपासना करने के बाद 10वें दिन उन्हें विजय नाम की शक्ति प्राप्त हुई, उसकी सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई। और इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद उन्हें वो युक्तियां पता चली जिससे रावण का वध हो सकता था। कहते हैं श्री राम ने भी जीत के लिए शक्ति उपासना की थी। शक्ति की उपासना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दैवी कार्य के लिए, सत्ता में रहने के लिए राजा या विशिष्ट लोगों को, सामान्य लोगों को शक्ति की पूजा सदैव हुई है। वीर भोग्या वसुंधरा, तो वीरों की और उपासना से शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति का आधार सृष्टि से संहार की ओर और संहार से सृष्टि की ओर 64 कला से युक्त 10 महाविद्याएं, उसका उपासना अर्चन के कई तरह के विधान हैं। विशेषतया शक्ति उपासना से हम शक्ति प्राप्त करते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में बरसात में युद्ध नहीं होते थे, इसीलिए बरसात खत्म होते ही युद्ध होने की आशंका बढ़ जाती थी और इसीलिए शस्त्रों को नए सिरे से तैयार किया जाता था। दशहरे पर केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, कागज, कलम, उपकरण, वाहन और दूसरे सामानों की भी पूजा होती है। भारत में हर उस टूल की, उस साधन की, उस पशु पक्षी की पूजा की जाती है जिसकी वजह से वीरता प्राप्त होती है, शौर्य प्राप्त होता है, उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। क्षत्रिय के लिए ये आयुध बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसी से वह अपनी वीरता को सिद्ध करता है। किसी भी देश के लिए शस्त्रों का महत्व है और भारत के लिए और भी ज्यादा। एक तरफ चीन की चालाकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक चाल, इसीलिए शस्त्रों की अहमियत और जरूरत दोनों बढ़ जाती है। शस्त्र जरूरी है। शस्त्र ताकत के प्रदर्शन के लिए नहीं है, लेकिन सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि उसने कभी हथियारों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सिर उठाकर चलने के लिए उसने हथियार जुटाए भी और मौका पड़ने पर चलाए भी। आज हथियारों के क्षेत्र में देश लगातार तरक्की कर रहा है और हमारी सेना दुनिया को टक्कर दे रही है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया में भारत 4थे नंबर पर आता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का ये नंबर है। ये रैंकिंग 50 मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें सैन्य क्षमता, वित्तीय शक्ति और भौगोलिक क्षमता को शामिल किया गया है। भारत
अब हथियारों के उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। भारत न सिर्फ अपने लिए हथियार बना रहा है बल्कि दुनिया को उसे बेच भी रहा है। 5 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट 325% बढ़ा है। हथियारों के मामले में जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। भारत की वायुसेना के पास 542 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 37 फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। आर्मी के पास 4730 फौलादी टैंक आ चुके हैं। 10,000 बख्तरबंद गाड़ियां भी भारतीय फौज के पास हैं। नौसेना के पास 1 विमान वाहक पोत है तो 17 सबमरीन्स भी हैं। यही नहीं, भारत 160 न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश है जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल की तकनीक है। यही नहीं, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको बता दें, यह दुनिया की इकलौती क्रूज मिसाइल है जो 2.8 मैक की गति से चलती है। और आपके जवाबों का मुझे इंतजार है कि कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं। राय बहुत साफ है कि जिस तरीके से ये मामले होते हैं हिट एंड रन के, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 90% लोग इस राय से सहमत हैं कि जल्द सजा मिलेगी तो शायद लोगों के हौसले पस्त होंगे। इस तरीके से लापरवाही बरतने में या जानबूझकर चलते लोगों पर गाड़ी चढ़ा देने से। आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी के दिन बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन कर लोग ये कामना करते हैं कि उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां रावण के इस पुतले के साथ गुम हो जाएं। लेकिन इस सवाल के दशहरे पर लोगों के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन चिंता भी है, और वो चिंता है घर चलाने की। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों का सुख चैन छीना हुआ है। घर का सामान हो या फिर पेट्रोल डीजल, आसमान पर इनकी कीमतें पहुंच चुकी हैं और सबका बजट हिला हुआ है। त्योहार के इस सीजन में लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब इस महंगाई से भी उन्हें राहत मिले। देखिए देश के अलग अलग शहरों से एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिलेंडर के बिना तो किचन में कुछ है ही नहीं। सिलेंडर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्लस सब्जी, अब हमें सिलेक्ट करनी पड़ रही है सब्जी की कौन सी खाएं और कौन सी ना खा पाएं। घी तेल देख लो, रेट दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। नुकसान जो नज़र आ रहा है, घर से मतलब निकलते के साथ ही मन ऐसा हो जाता है कि घर से आप निकलो ही ना। आज की स्थिति को देखो, पहले तो कम पैसे में आ भी जाता था सामान, अभी इतना महंगा हो गया। तेल, गैस सिलेंडर, राशन, सब कुछ। पहले 100 रुपये में हम लोग एक छोला सब्जी लेके आते थे। अभी तो 100 रुपये में कुछ समझ में ही नहीं आता है, सब्जी ला ही नहीं पाते हैं बढ़िया से। बुराई का रावण तो जल गया, लेकिन जेब में छेद कर रही महंगाई का ये रावण कब जलेगा? दाल, सब्जी, रोटी, तेल, सिलेंडर के बढ़ते दाम कब घटेंगे? डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें कहां जाकर रुकेंगी? दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा, महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। त्योहार के मौसम में तो जेब पर पड़ रही ये मार बहुत ज्यादा तंग कर रही है। महंगाई से परेशान लोगों की तकलीफ जानने के लिए एबीपी न्यूज का कैमरा अलग अलग शहरों में गया। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं राजधानी दिल्ली के एक परिवार से। ये है आशीष त्यागी। इनका सोनीपत में फार्मिंग का काम है। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में रहती है 3 लोगों की ये छोटी सी फैमिली, लेकिन इनकी खुशियों में महंगाई का टेंशन आ गया है। डीजल के बढ़ते दाम से आशीष का खर्च भी बढ़ गया है, तो धंधे पर भी असर आ रहा है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है आज के टाइम में देखते हुए, मैं क्योंकि डेली आना जाना मुझे सोनीपत पड़ता है तो दिल्ली से, तो डीजल मेरे लिए मेन इशू है। मैं देखता हूं कि जो लास्ट टाइम, आज से अगर मैं कुछ महीने या साल भर पहले की बात करूंगा,
तो जो मैं 700, 800, 900 रुपये तक मैक्सिमम मेरा सोनीपत से आना जाना हो जाता था, वही चीज़ बढ़ के आज की डेट में 1400, 1500 पहुँच गई है। पहले तो आराम से आना जाना हो गया, टंकी फुल कराई हफ्ते भर निकल जाता था। आज टंकी फुल कराने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि टंकी फुल कराई जाए, क्योंकि 6000 रुपये की तो टंकी फुल होती है। उस टाइम हो जाती थी 3500, 4000 तक की टंकी फुल। तो बेसिक चीज़ जब घर से निकलते ही महंगाई मिल जाती है, तो अब डेली ना फार्म पर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि जाएं ना जाएं। नहीं जाएंगे तो वहाँ नुकसान होता है। पति की आमदनी कम हुई तो गृहस्थी पर सीधा असर पड़ता है। ऊपर से रसोई का बढ़ता खर्च दूसरे खर्चों में कटौती करने को मजबूर कर रहा है। सिलेंडर के बिना तो किचन में कुछ है ही नहीं। सिलेंडर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्लस सब्जी, अब हमें सिलेक्ट करनी पड़ रही है सब्जी की कौन सी खाएं और कौन सी ना खा पाएं। पहले तो ये होता था शॉपिंग वगैरह हम कर लेते थे फ्रीली, पर अब सोचना पड़ता है, क्योंकि अब घर चलाना है। शॉपिंग सेकेंडरी है, प्राइमरी अपना घर देखना है। हालात ये हैं कि इस परिवार को बेटे के भविष्य के लिए बचा कर रखे गए पैसों को खर्च करना पड़ रहा है। जयपुर के महावीर गुप्ता के परिवार की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही महंगाई से इस परिवार का भी बुरा हाल है। महावीर गुप्ता के परिवार में पति पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनका ऑटोमोबाइल का कारोबार है, लेकिन कोरोना काल के बाद से आमदनी घटी है और खर्चे बढ़ गए हैं। परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कम होती थी सर, वो भी कम होने लग गई है। पहले मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है और चिप और सेमीकंडक्टर नहीं होने के कारण से है ना, वो सप्लाई भी नहीं हो पा रही, तो इसलिए जो इनकम बिजनेस की इनकम थी वो भी कम हो गई है। दूसरा महंगाई दिनों दिन, जैसे पेट्रोल डीजल पे भी मेरे को खर्च करना पड़ता था, वो भी बढ़ गया है। गैस का पैसा बढ़ गया है, सब्जियां दालें बढ़ गई है सारी, और बच्चों के जो आने जाने के खर्चे हैं वो भी बढ़ गए हैं, फीस भी बढ़ गई है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा पैसा मैं नहीं दे पा रहा। महावीर गुप्ता के पत्नी के लिए भी किचन संभालना अब आफत बन गया है। समझ में नहीं आ रहा कि कहां कटौती करें और कहां खर्च। पहले 15,000 रुपए में घर का खर्च चलता था, अब 20,000 में भी नहीं चल रहा है। फिर हो रहा है, जैसे दालें महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है, चीनी विनी जैसे चावल वावल महंगे हो गए हैं, तो उसमें अब ज्यादा वो हो रहा है। महावीर जी, महीने का किचन का जो पैसा देते थे वो भी आपने अब बढ़ाया होगा? हाँ, बढ़ाया था। पहले 15 देते थे, अब 20 देने लग गए हैं, तो इससे बजट में तो फर्क आया ही है ना। तो 20 में काम चल जाता है या उसमें भी हाथ खींचना पड़ता है? हाथ तो खींचना ही पड़ता है ना, अब क्या करें। जयपुर का सचदेवा परिवार भी महंगाई के झटके से तंग है। घी तेल देख लो, रेट दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस देख लो, गैस 600 से 700, 700 से 800, अब करीब 1000 रुपए का एक सिलेंडर। तो डगमगा गया है पूरा बजट। मुंबई के भयंदर के रहने वाले दिनेश गुप्ता के परिवार में 5 सदस्य हैं। 3 बेटियां हैं। लॉकडाउन में कामकाज रुका तो बेटियों की पढ़ाई तक रोकनी पड़ी थी। अब फिर काम शुरू हुआ तो महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। 5 परिवार का मेरा फैमिली है और महंगाई जो है कोरोना काल के हिसाब से आज 2 साल से जो हुआ है, तो अपना जीवन यापन करना दयनीय है। घर चलाने के लिए उनकी पत्नी रेणु गुप्ता को भी अब नौकरी करनी पड़ रही है, ताकि वो अपने पति का हाथ बटा सके। आपने देखा होगा एबीपी न्यूज लगातार बढ़ती महंगाई पर ये विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाता आ रहा है। एक ही मकसद है कि ताकि लोगों की परेशानी हुक्मरानों तक पहुंचे और वो हुक्मरान जो इस महंगाई से नजरें चुराए बैठे हुए हैं उनके कानों पे जू रेंगे और लोगों को राहत देने के बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला जरूर करें। पिछले दशहरे से इस दशहरे तक बहुत कुछ बदल गया है। महंगाई के इस रावण का आकार 1 साल में कितना बढ़ गया है ये अब आपको दिखाते हैं। 2020 के दशहरे पर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 81 रुपये 6 पैसे, जबकि इस बार ये बढ़कर पहुंच चुकी है 105 रुपये 14 पैसे, यानी 30% का उछाल। दिल्ली में पिछले दशहरे पर डीजल की कीमत थी 76 रुपये 86 पैसे, जो अब इस दशहरे पर हो चुकी है 101 रुपये 78 पैसे, यानी करीब 23% ज्यादा देने पड़ रहे हैं। लखनऊ में सरसों का तेल पिछले दशहरे पर 142 रुपये प्रति लीटर था, जो इस दशहरे पर 213 रुपये पर है, मतलब 287% की उछाल। वनस्पति तेल की कीमत पिछले दशहरे पर मैसूर में 82 रुपये थी,
जो इस साल पहुंच गई है 317 रुपए। सनफ्लावर ऑयल की कीमत थी 145 रुपए, जो इस बार बढ़कर 231 पर है। ये दाम मुजफ्फरपुर के हैं। तुअर दाल की कीमत पिछले दशहरे में थी 104 रुपए, जो बढ़कर 125 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो कोलकाता में पिछले दशहरे पर यह 620 रुपए का था, इस बार यही 926 का मिल रहा है। 1 किलो सेब पिछले दशहरे पर हैदराबाद में 160 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर इस साल 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। चाय पत्ती की कीमत पिछले दशहरे पर 220 रुपए थी और इस दशहरे पर यह 433 रुपए प्रति किलो है। अब सबसे सस्ते मिलने वाले नमक की बात करें तो पिछले दशहरे पर नमक भटिंडा में मिल रहा था 18 रुपए किलो, तो इस दशहरे पर इसकी कीमत पहुंच गई है 29 रुपए प्रति किलो। हमने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ों के दाम आपको दिखाए ताकि ये समझ में आए महंगाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रही है। दशहरे के दिन अब हर परिवार यही दुआ कर रहा है कि इस महंगाई से निजात मिले और उनका ये दशहरा यादगार और ख़ास बन जाए। वैसे दशहरे का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लिए भी बेहद खास होता है। विजयदशमी के ही दिन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। आज आरएसएस ने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। हालांकि कोरोना के कारण हर बार इंतजाम अलग थे, पर भाषण में मुद्दे वही थे जो कमोबेश हर बार उठते रहे हैं, जैसे जनसंख्या नीति का मुद्दा। मातृभूमि को नमस्कार करने की प्रार्थना के साथ हर बार की तरह विजयदशमी पर नागपुर में खास कार्यक्रम हुआ। कोरोना के चलते इस बार कार्यक्रम में कम स्वयंसेवक शामिल थे। कार्यक्रम का डिजिटल प्रसारण शाखाओं में जरूर किया गया। 4, 5, 6। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज फिर जनसंख्या नीति का मुद्दा उठाया। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। संघ प्रमुख ने भाषण में जनसंख्या से जुड़े आंकड़े भी पेश किए। साल 1951 में भारत में उत्पन्न मत, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शामिल हैं, 88% थे, जबकि मुस्लिम 9.8% थे। साल 2011 में भारत में उत्पन्न मत 83.8% रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 14.24% हो गई। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। भागवत का जनसंख्या नीति पर बयान आते ही राजनीति गर्मा गई। अरे भैया, आपको रोका किसने है? सत्ता आपकी है, सत्ताधीश आपके हैं, शासन आपका है, फिर आप क्यों याचनाएं किससे कर रहे हैं? भाई कीजिए ना, फरमाइए मत, करके दिखाइए, या तो ये मान लिया जाए कि सरकार आपकी नहीं सुनती है। आज पूरे विश्व के सामने भारत के आंकड़े सामने आए हैं, जहां भारत फिसलकर 101वें नंबर पर चला गया है। वो नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे आ गया है। यहाँ के बच्चे क्या यही देश का भविष्य बनेंगे? ड्रग्स और नशा मुक्ति पर भी मोहन भागवत ने सरकारों को घेरा। कहा, राज्य सरकारें ड्रग्स पर कंट्रोल क्यों नहीं करती? इस पर तुरंत पलटवार शुरू हो गया। जब नोटबंदी का निर्णय हुआ था, तब ये बयान आया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि नोटबंदी से ये ड्रग्स का जो पैसा टेररिस्ट को मिलता है, माफिया को मिलता है, वो बंद हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो लिंक टूट जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है तो सरसंघ चालक की चिंता सही है, हम भी उस चिंता से सहमत हैं। हम भागवत जी और भारतीय जनता पार्टी से विनती करते हैं कि वे सारे रशियन माफिया जो हिमाचल की धरती पर ड्रग की खेती कर रहे हैं, देश दुनिया में उसे सप्लाई कर रहे हैं, वो कब रुकेगा? अगर वो रोक देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं,
तो हमें लगेगा कि भागवत जी के बयान का असर हो रहा है। कुल मिलाकर पूरे बयान में समाज को जोड़ने वाली भाषा पर जोर दिया गया, समाज को एक करने वाले कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। ये अलग बात है कि उनके हर बयान पर खूब राजनीति हुई। आरएसएस की विचारधारा पर ही बीजेपी बनी है, जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है। यही इतिहास उम्मीदों पर आदमी जीता, और अभी उम्मीद करनी चाहिए कि इस दशहरे के मुकाबले अगले साल के दशहरे तक दो चीजें जरूर होंगी। एक तो महंगाई कम हो चुकी होगी और दूसरा कोरोना का खात्मा हो चुका होगा। क्योंकि मुझे आपको ये अपील रोज रोज करते अच्छा नहीं लगता है, पर यह अपील भी बहुत जरूरी है। हमने कोरोना से बचने के लिए एक खास मुहिम चलाई है, #MaskUpIndia, जिसमें हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप चेहरे पर मास्क जरूर लगा के रखिए। आपको प्रोत्साहित करने के लिए मास्क वाली सेल्फी हम आपसे मंगाते हैं, और उन तस्वीरों को हम रोज इंडिया चाहता है कि शो में दिखाते हैं, ताकि करोड़ों लोग इन तस्वीरों को देखकर प्रेरित हों और वो भी ये कसम खाएं कि वो भी मास्क पहनकर रहेंगे जब तक कोरोना का खात्मा पूरी तरीके से नहीं हो जाता। तो आपकी तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 89% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं कि जो कुछ जशपुर में हुआ उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत मुकदमा चले और जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिले। 89% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं। ब्रेक के उस पार फाइनल रिजल्ट और साथ साथ आज का शब्द भी। देखते रहिए, इंडिया चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।